हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से कवर करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स में आपको 150 में से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। इसे परसेंटेज में आप निकालें, है ना, तो 30 बचे 150 और 20 बचे 100। इट मीन्स यह 20% केवल आपका वेटेज है किसका? साइंस का। तो साइंस को आप इग्नोर कर करके आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यदि आप इसे कवर कर लेते हैं तो, है ना, आपका कई सारा दुख है जो दूर हो जाने को है प्रीलिम्स को लेकर करके। साथ ही अन एग्ज़ाम्स की आपकी भी तैयारी साथ साथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आप इसे बीपीएससी को फोकस कर रहे हैं, साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सीधे तौर पे आपको बताऊं तो यह जो हैं आपके 9th और 10th के NCERT, ठीक है, NCERT वाले बुक से पूछे जाते हैं। इसमें से 30 में से एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन तो मैं डीटो दिखाऊंगा। साथ ही 2 4 5 क्वेश्चन आप अपने ऑब्जर्वेशन से कर सकेंगे। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब है कि आप बुक को पढ़ेंगे, है ना। साथ ही और भी उनसे संबंधित जो कंसेप्ट आएंगे उन्हें आप कवर करते हैं तो 25+ आप चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि आपको NCERT बुक को अच्छे से पढ़ने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करूं आगे की, देखिए कि क्या क्या है जो पूछे गए हैं आपसे। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं इसका मतलब मुलायम, और इसे मोड़े जा सकते हैं, यानी फोल्ड किया जा सकता है। देखिए, फोल्ड द कार्टिलेज, है ना, कान वाली जो आप हड्डी है उसे मोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो यह इसका आंसर क्या हो गया आपका? कार्टिलेज। तो यह आपको, है ना, NCERT की पेज नंबर 67 में आपको दिखने को है। इसके बाद है जो, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन में, थोड़ी मैं और जूम कर दूँ, नहीं, हाँ थोड़ा और बड़ा दिखेगा आपको। हाँ, तो लाइकेन में आपको एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। अब वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी चीज़ें, है ना, आपको रियलाइज़ होने को है। तो देखिए, इस संदर्भ में आपको NCERT में भैया चर्चा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बोटनी वाली चीज़ों को पढ़ते तो अपने आप यह कवर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मच्छर के संदर्भ में मादा एनोफ्लीज और क्यूलेक्स मच्छर के संदर्भ में, ठीक है, क्वेश्चन जो कि यह आपको 9th 10th वाली NCERT में नहीं दिखेगी टीटो, लेकिन इनकी हम चर्चा करेंगे भी। मच्छर से पहले भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, यह कोई नया नहीं है। तो इनके संदर्भ में एक डिटेल डिस्कशन वीडियो भी, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आने को है, ठीक है। यदि आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और कॉन्फिडेंस बढ़ती है तो चीज़ें, है ना, और स्मूथ होना शुरू हो जाता। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल जो है आपका इम्यूनिटी से संबंधित है, प्रतिरोधक क्षमता संबंधित है। अब बताइए, यह आपने पढ़ा है कहाँ कहाँ? तो ब्लड वाली चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। तो ब्लड वाली चैप्टर हम 10th में कवर भी करते हैं, है ना, 10th में कवर भी करते हैं। इसके बाद देखिए आगे की मैं बात करूँ, आगे दिखेगा आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए, मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अब देखिए यहाँ पे 9th वाली क्लास में आप टिश्यू चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, टिश्यू चैप्टर पढ़ते, उत्तक चैप्टर, और वहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ेंगे। इसके बाद ऑब्जर्व कर करके इसके आंसर को आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आप अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। मतलब क्या हुआ? कहा गया कि एक उत्तल लेंस है, इसके सतह पे क्या किया जाती है? काली रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, ठीक है। तो सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में, मतलब यह जिस प्रकार का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा ना, क्वेश्चन करा रहा, ठीक है, बस आपको मैं बता रहा कि देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए NCERT के पॉइंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, यानी आपका कॉन्वेक्स जो लेंस है इसका आधा पार्ट है जो काला, है ना, ब्लैक, ब्लैक से क्या कर दिया गया है ना, ब्लैक से क्या कर दिया गया है? कलर कर दिया गया है, ठीक है, इसका आधा पार्ट।
तो इस संदर्भ में है जो, यदि अब बताइए एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर करने में आप सक्षम हो जाएंगे कि नहीं? सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको सीधा दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, आपका साउंड की श्रीलनेस से क्वेश्चन है, साउंड की तीक्ष्णता से संबंधित क्वेश्चन है। और साउंड आपको, है ना, यह कहाँ, 9th वाली एनसीईआरटी में साउंड आपको पढ़ने हैं, है ना, 9th वाली एनसीईआरटी में पढ़ने, उसे करेंगे तो यह आपको अपने आप है जो क्लियर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो अगला जो है यह फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के संदर्भ में कौन सा है जो आपका मोस्ट सूटेबल डिजिटल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यह जो है आपको न 9th में पढ़ने न 10th में, यह जो 12th वाली आपको मॉडर्न फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। कहाँ? मॉडर्न फिजिक्स में। तो एक क्वेश्चन के लिए पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने जाएंगे नहीं भैया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, यह जो है बॉल बियरिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रिक्शन के टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रिक्शन के टाइप है जो जनरली, है ना, हम फ्रिक्शन 9th में पढ़ते हैं और फिर 11th में पढ़ते हैं, है ना, 9th में और 11th में। लेकिन आपको 11th की ओर भटकना नहीं है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं 9th में तो इनके टाइप को हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं, है ना, साथ साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गोलकीपर है, ठीक है, जिसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि फुटबॉल को, है ना, गोल से गोल को, गोल जो है कोई करता है खिलाड़ी, तो उसके बाद पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे खींचता है। देखिए यह वाली आपने देखा होगा कि सेम कंडीशन क्रिकेट वाला में अप्लाई होता है कि कैच लेते समय पीछे करता। तो इसका मतलब है कि यह वाली आप पढ़ेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, जो कि 9th के, है ना, एनसीईआरटी में आपको 93 नंबर पेज में आपको देखने को मिलेगा। आगे की मैं बात करूँ, हाँ, ऊपर हो गया 12, चलिए 10 नंबर हो गया। इसके बाद है जो 11 नंबर की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यह पूछा गया है कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इस संदर्भ में क्वेश्चन है। अब देखिए आपको कुछ यदि नहीं पता है, 9th वाली चीज़ों को आपने पढ़ रखा है तो इसका काम आप आसान कर सकते थे। क्या है यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कि वह गोल्ड प्लेट थिन पे अल्फा पार्टिकल को, है ना, ले गया था, जिसमें आपको क्या है, आपको पता होगा कि नाभिक के पास से क्या हुआ था, अधिकांश, है ना, या नाभिक के पास से उसकी एक रे है जो अधिकांश तो पार हो गई थी और नाभिक के पास से रिटर्न हुई थी। तो यह पॉजिटिव है और यह पॉजिटिव था, तभी तो रिपेल हो रहा था दोनों में, है ना, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था। तो यह आंसर इसका क्या हो था, अल्फा पार्टिकल। तो आप कुछ नहीं पढ़े, इतना भी यदि आप जानते तो आपका काम हो जाता। ठीक है, इसके बाद देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के संदर्भ में, है ना, आपका केंद्राभिमुखी बल या अभिकेंद्रीय बल, इसी को कहते हैं। देखिए 9th वाली, है ना, क्या 9.1 फिगर को पढ़ेंगे और उसके नीचे वाली एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के संदर्भ में चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैं बस दिखा रहा कि देखिए, है ना, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंस साइंस के संदर्भ में बूस्टअप हो जाएगी और जो माहौल बना हुआ है केवल डर का, है ना, वैसा कुछ है नहीं भैया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगली बात है क्या, कि एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्स इन फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, कहा जा रहा है कि जब घर्षण बल लगता है तो कौन से ऊर्जा में चीज़ें परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए आपको नॉर्मल सा पता होगा, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऑब्जर्वेशन से भी इसका आंसर आप कर सकते हैं कि चीज़ें, है ना, चीज़ें मोशन में होती है और घर्षण होता है तो क्या गर्म होता है कि नहीं होता है। आपने कई सारा गाड़ी को देखा होगा, टायर को भी देखा होगा कि टायर चलते रहती, घिसते रहती, जिसके कारण से वहाँ पे आपको गर्म भी दिखेगा। ठीक है, तो वह मोशन है और वह हीट एनर्जी में बदल जा रहा है, इसी प्रकार से इसका आंसर है जो किया जा सकता था। खैर आगे, तो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। अब देखिए यह डीटो आपको पढ़ने को मिलेंगे 9th वाली में, कि एक बस है जो मूव कर रही है सीधी लाइन में और शार्प टर्न एकाएक है जो एक तेज मोड़ ले लेती है, तो लोग किधर झुक जाएंगे। ठीक है, कहाँ मुड़ती है, दाईं ओर, है ना, बस दाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए आप पढ़िए इसे, अपोजिट एक्सपीरियंस होता है ना, शार्प टर्न लेने पे एकदम सेम। देखिए आपको पढ़ेंगे इसे, ठीक है, आपको सेम, केवल यहाँ पे बस कर दी गई है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो दाईं ओर बस मुड़ेगी, लोग कहाँ की ओर झुकेंगे, बाईं ओर झुक जाएंगे, खत्म कहानी। ठीक है, बस इतना ही तो है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्केस्ट्रा से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सितार वादक हैं वह क्या बजाने से पहले कोशिश करता है कि स्ट्रिंग को है जो सही तरीके से बांध दिया जाए।
यह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, या साउंड वाली चैप्टर आप 9th वाली पढ़ेंगे, है ना, आप ऑब्जर्व कर करके इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकेंगे। इसके बाद है जो, है ना, मैंने बोला भैया कि इसमें हम क्या आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस मैं दिखा रहा कि आप कैसे कहाँ से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। बाकी डिटेल डिस्कशन वीडियो आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए नो फिक्स शेप, और बट लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, यानी आपका आकार निश्चित नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। और इसे क्या बोलते हैं बताइए, द्रव, जो कि NCERT 9th वाली पढ़ेंगे, कोई भी बुक ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा ही 9th वाली में, साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो फिक्स शेप बट आपका फिक्स वॉल्यूम, और यह क्या होता है, लिक्विड होता है। अब देखिए इसमें से ऑप्शन आपको लिक्विड तो नहीं है लेकिन केरोसिन तेल तो है, यहीं से आंसर निकल जाएगा, यह लिक्विड ही तो होता। अब आप खोजेंगे, है ना, तो फिर उस प्रकार से दिक्कत है ना, कि लिक्विड क्यों नहीं दिया, लिक्विड उसमें से आप पकड़िए, है ना। एक और बहुत पहले मैं पढ़ा रहा था, है ना, तो मैंने पढ़ाया क्या 10th वाली को, जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि ओम्स लॉ को प्रूफ करो, ठीक है, हिंदी वाले को पढ़ा रहा था कि ओम के नियम को सत्यापित करें, आपने भी पढ़ा होगा। वहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया एग्ज़ाम में, अब देखेंगे, ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें। एक स्टूडेंट है जो, है ना, मतलब इस तरह का था, ये क्वेश्चन याद था उसे लेकिन छोड़ कर करके आ गया। हम बैठे थे कोचिंग में, आ कर करके हमसे बोलता कि यही पढ़ाते हैं, ठीक है। हम पूछे क्या हुआ, बोला कि आप पढ़ाएं ओम के नियम को सत्यापित करें। एग्ज़ाम में आ गया ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें, है ना। तो इस प्रकार से भी स्टूडेंट होते हैं। हम पूछे कि बतलाओ एग्ज़ाम में तुम्हें बोलकर सत्यापित करने थे क्या, है ना, तब उसका दिमाग उस टाइम खुलता है। तो कभी कभी ये जो निगेटिव भावनाएं रहती है किसी के प्रति, और वह गलती कर बैठते हैं एग्ज़ाम में। चलिए खैर आगे मैं बढ़ता हूँ। तो देखिए अगला है धातु के ऑक्साइड, है ना। धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाते हैं, ठीक है। तो यह है जो आपका वह धर्मी ऑक्साइड का कौन सा उदाहरण है। अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड होता, जो कि यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम एवं जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि 10th वाली NCERT में। इसके बाद देखिए आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के संदर्भ में क्वेश्चन है कि कौन सी गैस आपका ग्लोबल वार्मिंग में है जो आपका योगदान करती है, इसके संदर्भ में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नई वाली NCERT में तो सिलेबस से हटा दी गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर, आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, आपका ऑक्साइड किसका, सल्फर का, ये सभी के सभी हैं जो योगदान करती है किसमें, ग्रीन हाउस गैस के रूप में, और वही अल्टीमेटली है जो ग्लोबल वार्मिंग को है जो बढ़ावा देता है, ग्लोबल वार्मिंग को। तो यहाँ पढ़ेंगे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर करके कौन सा गैस को रिलीज करती है, एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ, किसके, मेटल के कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, कौन सा गैस देता है, देखिए यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और वही पूछ रहा था कि कौन सा गैस है जो लिबरेट करता है, कौन सा गैस मुक्त करता है, CO2 आंसर। तो कितना ईजी हो जाएगा यदि आप चीज़ों को पढ़ लेंगे तो, ठीक है। इधर उधर की बुक आप पढ़िए, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि, लेकिन आप NCERT को अच्छे से ज़रूर कवर करके जाइए। देखिए यह है आपका क्या, HCOOH, इस प्रकार से लिखा जाता था इसे, सर सॉरी, COOH, है ना, यानी COOH और सिंगल बॉन्ड COOH, और यह फार्मूला है आपका ऑक्जेलिक एसिड का। हमने इसे क्लास 8 में खैर याद किया था, वही चीज़ें अभी तक याद है, ठीक है। साथ ही 11th में भी, है ना, इसे आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, ओ माइसन गो एंड प्ले कर कर करके इसका ट्रिक था, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल वाली फैमिली का। खैर आगे देखिए आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, जिसमें से एक में क्या है, आसुत जल है, फिर एक में अम्लीय विलयन है, और एक में क्षारीय विलयन। तो कहा जा रहा है कि किसमें आपका लाल लिटमस नीला हो जाएगा, है ना, लाल लिटमस नीला हो जाएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो सिंपल सी तो बात है ना। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बड़ा सिंपल है, ठीक है। खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यह चीज़ें नज़र आएगी, एकदम डिट्टो क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्या कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ देम विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब हिंदी वाले में पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से रहेगा, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ, है ना। चलिए इसे थोड़ा मैं जूम कर दूँ बड़ा,
अब आप पढ़िए, है ना, तो आपको चीज़ें नज़र आएगी क्या कि आपको दिया गया है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, अदर टू कंटेंट एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस हाउ विल यू आइडेंटिफाई, है जो क्या मतलब अलग अलग, मतलब बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज किया गया है क्वेश्चन में, बाकी आपको सीधे यहाँ से दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद है जो अगला देखिए, एसिटिक अम्ल में गंध किसके समान होती है, यह क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अब देखिए एसिटिक अम्ल है तो यहाँ एसिटिक अम्ल आपका विनेगर, ठीक है, आंसर इसका हो जाता है विनेगर। तो कितना सिंपल सा है, सीधा सीधा यहाँ पे बात किया गया है, जो कि आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे। अगला है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं है जो बदलता, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको सीधा दिखेगा एनसीईआरटी में भी, वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है, एकदम सिंपल सी सीधे सीधे आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको एकदम डीटो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से दिख रहा है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, इसमें है जो आपको क्या है, यहाँ पे क्या है, विषम का इसमें पता लगाना है, ठीक है, इसमें विषम का पता लगाना है। अब देखिए आपने, है ना, पढ़ा होगा फिजिकल चेंज केमिकल चेंज के संदर्भ में, फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयला का जलना, सबका सब केमिकल चेंज है, ठीक है, तो और कोई है नहीं, आंसर ये हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में स्टेटमेंट आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी सत्य है, जो कि आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आपको यह पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाने, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसके बाद है जो नेक्स्ट मैं बात करूँ तो स्टोमाटा के संदर्भ में क्वेश्चन है कि स्टोमाटा ओपन या क्लोज होता है किसके कारण से, है ना, किसके कारण से, और यह जो आप पढ़ेंगे इस वाले पॉइंट को तो आपको, है ना, चलिए मैं पढ़ ही देता, है ना, मैं पढ़ ही देता ताकि आप देख पाएँ यहाँ पे, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द, है ना, पोर ऑफ द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, ये सब हैं जो यह किसके कारण से हो रहा है, तो यह है जो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें एकदम से क्लियर नज़र आएगी, ठीक है, क्लियर नज़र आएगी, ठीक है, यह किसके कारण से, यहाँ पे देखिए वाटर के कारण से आपको यह चीज़ें दिखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि आंसर यहाँ पे हो जाता। आगे देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल के संदर्भ में चीज़ें हैं, ठीक है, कि कौन से प्रकाश को है जो ये ज़्यादा अवशोषित करता है, तो जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो इसकी नॉर्मली चर्चा कर ही दी जाती है, ठीक है, D2 पॉइंट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लेकिन इसकी चर्चा हो जाती। इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही नहीं है, यह भी आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है जो हम बात करें, वाटर जो है ग्रेट हाइट तक पहुँच जाता है ना, ग्रेट हाइट तक आपकी वाटर पहुँचती है किसके कारण से, ठीक है, यानी इट मीन्स क्या है, जड़ से लेकर करके, है ना, जड़ से लेकर करके कहाँ पहुँच जाए, है ना, जड़ से लेकर करके इसके टॉप तक पहुँच जाए पानी, ठीक है, तो पानी जब बाहर निकलती है तभी तो नीचे से पानी का सप्लाई होगा, बाहर निकलेगा नहीं तो सप्लाई होगा नहीं एक लिमिट के बाद, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा ट्रांसपिरेशन वाली, ठीक है, ट्रांसपिरेशन वाली। तो ये चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी तो आपकी काम काफ़ी आसान होने को है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए, है ना, डीएनए, सॉरी डीएनए नहीं है, यहाँ पे क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन से यहाँ संबंधित है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन से संबंधित है, और यह डीएनए आरएनए में होता, और यह कहाँ पढ़ते, जब आप 9th वाली सेल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर है जो आप डीएनए आरएनए की जब चर्चा करेंगे क्रोमोसोम वगैरह की, तो अपने आप यह पॉइंट निकल कर करके आ जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स कि अधिकांश क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, तो ओवरऑल आपको इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें। यदि खुद कवर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने भी जो अपकमिंग जो हमारी जो चीज़ें 69th के लिए चल रही है, उसमें अपकमिंग जो सेक्शन है, आने वाली अगली सेक्शन है जिसमें मैं साइंस शुरू करने को, यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमसे भी साइंस पढ़ सकते हैं और अपनी प्रीलिम्स की जो बाधा है उसे दूर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसलिए ठीक है, हम 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू लाइव क्लास हम करते हैं, और इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन है आप डायरेक्ट हैं जो पूछ सकते, है ना, डायरेक्ट बोल कर करके आप पूछ सकते हैं, और उस वे में 2 वे में हम कम्युनिकेट करते हुए क्लास को कवर करते हैं। तो ऑन द स्पॉट है जो डाउट आप पूछ सकेंगे, कोई डाउट है आपके लिए ग्रुप है ना, और इस
इसके बाद है जो चीज़ों को लेकर करके हम अवेलेबल भी होते हैं। तो यह कोर्स मैंने मात्र 699 रुपये में है ना शुरू किया है, जो अगले आपको 2 महीने तक चलेंगे और 27 जुलाई से यह बैच हमारी शुरू हो रही है ना। तो इसे आप कवर कर सकते हैं। और यह बैच की जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से, है ना, 7 बजे से एटलीस्ट आपका क्या है 8:30, है ना। मे भी कि आधा घंटा आगे पीछे ज़रूरत के हिसाब से आगे की जाए, लेकिन अभी जो टाइमिंग रखी गई है ना, अभी तो इसमें करेंट अफेयर वाली सेक्शन चलाई जा रही है, जो कि हमारी कंप्लीट होने वाली है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और उसके जगह पे साइंस हम शुरू करेंगे, है ना। तो देखिए हमारा क्या अप्रोच है, ठीक है, जो हमारी बैचेज चल रही हैं उसमें क्या अप्रोच है, सिंपल सी अप्रोच है, ठीक है, कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसे अच्छे से हम कवर कर लें। तो 2 टाइम में हम पढ़ते, एक सुबह में और एक शाम में। सुबह में हमने करेंट अफेयर को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, फिर आपका बिहार स्पेशल वाली सेक्शन को हमने कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए रिवीजन इसका 2 से 3 राउंड मैं खुद करवाता हूँ, ऐसा नहीं कि बस सिलेबस कंप्लीट कर दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है ना। इसके बाद है जो अभी इन्हें कंप्लीट करने के बाद शाम वाली बैच में है जो हिस्ट्री चल रहा है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है। अब सोचिए बिहार स्पेशल से लगभग 20 क्वेश्चन, करेंट अफेयर 30 क्वेश्चन 50 हो गए, हिस्ट्री से 30 80 हो गए, और साइंस है ना पढ़ा दिया तो आपका 110 का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो गया। तो मेन सेक्शन पे हम फोकस करें। इसके बाद है जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, जियोग्राफी और मैथ्स। मैथ में केवल प्रीवियस ईयर में करा रहा, बस उससे ज़्यादा मैथ नहीं मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर बस उसमें करा रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी पॉलिटी वगैरह की चर्चा बीच बीच में, है ना, स्पेशल क्लास के माध्यम से हम लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं। तो मेन हमें अल्टीमेट गोल है कि प्रीलिम्स को पास करना। तो फ्रेंड्स यदि आप इच्छुक हैं तो आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बड़ा ही नॉमिनल फ़ी रखा है 699 का। यदि आप इच्छुक हैं तो दिए गए 70 33 48 176 @BYVL, है ना, यह UPI ID है, ठीक है, या फिर इस QR कोड को, है ना, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस QR कोड को आप स्कैन कर करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 70 33 48 176 9, है ना, यानी 1769 पे आप क्या कर सकते हैं, अपने नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ आप मैसेज करते, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप इजीली क्लास को कर पाएंगे। तो होप कि आपकी कॉन्फिडेंस है जो बूस्टअप हुई होगी, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी क्लासेस में और कई सारी डिस्कशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।